तो दोस्तों धातु पढ़ लिए, अधातु पढ़ लिए, धातु ऑक्साइड पढ़ ली, अधातु ऑक्साइड पढ़ ली। अब उसके बाद आता है उभयधर्मी ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड दोनों पढ़ ली। उसके अलावा एक और ऑक्साइड है, उससे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं। वे धातु ऑक्साइड जिनकी अभिक्रिया या तो अम्ल या क्षारक से कराते हैं तो उत्पाद में जल तथा लवण बनते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी मतलब होता है दोनों प्रकार के। जैसे कि ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, उन्होंने अम्ल के साथ एक बार तो धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया एक बार क्षारक के साथ कराएंगे। ठीक है, एक बार अम्ल के साथ और एक बार क्षारक के साथ कराएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, देखिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं हम कि अम्ल के साथ, जब अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखिए अम्ल के साथ जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे या क्षारक के साथ करवाएंगे तो उत्पाद में जल तथा लवण बनेंगे। चाहे अम्ल के साथ करवाएं या क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेंगे। ठीक है, अम्ल के साथ करवाएंगे या क्षारक के साथ करवाएंगे, दोनों के साथ ही करवा कर देख लेते हैं अभिक्रिया। उत्पाद में लवण और जल ही बनेंगे। लवण किसी प्रकार बन सकता है, वो जल तो बनेगा ही। ठीक है, तो देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो Al2O3 ये है अम्ल। ठीक है, इस अम्ल की अभिक्रिया नहीं अम्ल ये नहीं, अम्ल ये है। ठीक है, इस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे धातु ऑक्साइड की। ये है धातु और ये है ऑक्साइड। मैंने पढ़ाया था आपको Cu कॉपर और एक बार बताया था ऑक्सीजन, दोनों अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बन लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, धातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम है और एल्यूमिनियम है धातु और ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया पहले किससे करा रहे हैं, अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ करवाएंगे। ये धातु ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं अम्ल के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए 2AlCl3। ठीक है, ये है लवण और ये है जल H2। ठीक है, मैंने कहा था कि धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया या तो लवण जल के साथ या तो अम्ल के साथ करवाएं या क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, ये है लवण और ये है जल। ठीक है, तो क्षारक के साथ भी करवा कर देख लेते हैं। तो क्षारक के साथ क्या होगा, क्षारक इसी के साथ करवा लेते हैं। ये है धातु ऑक्साइड, इसी धातु ऑक्साइड के साथ हमने अम्ल की करवाई है और इसी धातु ऑक्साइड के साथ किसी करा लेते हैं, क्षारक की। ठीक है, क्षारक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्षारक है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब धातु ऑक्साइड से करवाई हमने तो क्या देखने को मिलता है। ठीक है, 2NaAlO2। ठीक है, 2 मोल किसके बने, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके और उत्पाद में जल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है लवण और ये है जल। ठीक है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी लवण और जल बने और क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो भी लवण और जल ही बने। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं जिसमें उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, चाहे अम्ल के साथ करवाएं अभिक्रिया, चाहे क्षारक के साथ करवाएं, उत्पाद में लवण और जल ही बनेगा। ठीक है, ऐसी ऑक्साइडों को क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो दोस्तों धातु के हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा ली, क्षारक के साथ करवा ली, तो एक बार जल के साथ भी करवा कर देखते हैं कि अगर धातु ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ करवाएंगे तो धातु है, धातु की अभिक्रिया जब जल के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, या तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में बनेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है, जब धातु की अभिक्रिया केवल धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोजन बनेगी गैस हाइड्रोक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा या धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, केवल धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। और जब धातु के साथ ही करवाएंगे जल की अभिक्रिया तो धातु ऑक्साइड भी बन सकता है और धातु हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। और जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाएंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। ठीक है, उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया जल से करवाएंगे, सोडियम क्या है, धातु है। ठीक है, जब धातु की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड तो धातु ऑक्साइड बन गया, धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो धातु की
केवल जल के साथ करवाई अभिक्रिया तो धातु ऑक्साइड बन गया और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम है, लोहा है, इनकी अभिक्रिया भी जब धातु जल के साथ करवाएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और धातु ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड के साथ करवाएंगे अगर अभिक्रिया जल की तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। मतलब धातु की अभिक्रिया केवल जल के साथ करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। धातुओं की अवस्थाएं होती है बहुत सी, मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर में, उसमें मैंने पढ़ाया था कि धातुओं की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, उन अवस्थाओं में से कुछ अवस्थाएं जो अनुकूल होती हैं धातुओं के लिए रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई ठंडे जल के साथ करता है, कोई गर्म जल के साथ करता है, कोई जलवाष्प के साथ करता है, कोई अभिक्रिया ही नहीं करता जल के साथ। ठीक है, तो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे धातु, ठीक है, तो कैसा जल सुटेबल होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि अभिक्रिया करता है तो हो सकता है कि वह ठंडे जल में कम अभिक्रिया करे, गर्म जल में ज़्यादा करे। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है, कौन सा अभिकारक जो कौन सा धातु है वो कौन सी अवस्था के साथ अधिक सुटेबल रहता है, कौन सी अवस्था के साथ अधिक फिट महसूस करता है। ठीक है, अधिक बेटर महसूस करता है कि ये अवस्था चाहिए मुझे अधिक से अधिक अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो उन धातुओं के नाम उस अवस्था को पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं अलग अलग धातु जल की अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, जो अलग अलग धातु है उनके लिए जल की अवस्थाएं अलग अलग हैं। इसको कोई धातु किसी धातु के लिए गर्म है, किसी के लिए ठंडे है, किसी के लिए जलवाष्प के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जो सोडियम, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम और Ca का मतलब कैल्शियम। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इनकी अभिक्रिया अगर हम गर्म जल के साथ करवाएंगे तो अभिक्रिया तो होगी लेकिन धीमी गति से होगी, और जब ठंडे जल से करवाएंगे तो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी। ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा, Zn जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम है वो भी जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करेंगे तो थोड़ा थोड़ा से काला काला पड़ने लग जाता है। ठीक है, और लोहा मैंने लोहे के बारे में पूरी प्रक्रिया बता दी है, पहले की वीडियोस में आप देख सकते हो। ठीक है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया वो जल और जल वाष्प के साथ ही, जैसे कि अगर लोहे पर हम जल डालेंगे तो जल से वो इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा कि जैसे जल वाष्प के साथ करता है ना, उस प्रकार से वो अभिक्रिया नहीं करेगा। जल वाष्प के साथ अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। अगर लोहे पर जल वाष्प डालेंगे या फिर जल वाष्प के संपर्क में रहेगा लोहा तो वो अधिक तीव्रता से जर को पकड़ेगा, जंग जिसे जर भी कहते हैं उसको पकड़ेगा और अधिक तीव्रता से गलेगा। ठीक है, और Zn भी उसी के भी साथ भी यही स्थिति है कि Zn जो जिंक है वो भी जल वाष्प के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है। और Mg का मतलब है मैग्नीशियम है वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम है उसको गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बहुत तीव्र गति से होगी, ठंडे जल या फिर और जल वाष्प के साथ बिल्कुल होगी रिएक्शन तो लेकिन नॉर्मल होगी। ठीक है, कैल्शियम व मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान पानी की सतह पर आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान पानी की सतह पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं देखते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम व मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं। जैसे कि पुताई करने के लिए, ठीक है, कलर पेंट करने के लिए जो कली आती है भट्ठे पे से बिना भुजा हुआ चूना आता है। ठीक है, उस चूने को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, भुजे हुए चूने में परिवर्तित करेंगे तो उसमें जल डालेंगे तो वो तेजी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगता है। ठीक है, जैसे फटफट की ध्वनि से वो चलने लगता है और वहाँ पर बहुत ऊष्मा रिलीज होती है। ठीक है, उस दौरान जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो होता है उसमें भी, और वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो बुलबुले, कैल्शियम के बुलबुले हैं वो कैल्शियम व मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, उसमें हाइड्रोजन गैस होती है, उसके जो बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से चिपक जाते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा पानी भी दूधिया कलर का हो जाता है, पूरा पानी वाइट हो जाता है। ठीक है, आप जानते हो। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा कोर्स करवाएंगे हम आपको। ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, AU, AG और CU तो बता दिया मैंने कॉपर है। ठीक है, कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक है, अब AU, AG और PB इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है वीडियो में। कमेंट में मुझे बताओ कि मैंने क्या बताया था
AU किसे कहते हैं, AG किसे कहते हैं और PB किसे कहते हैं, ठीक है। ये हैं, तो कमेंट बताओ, मैं पढ़ूंगा और देखूंगा कौन कौन बताता है, उसका नाम अगले वीडियो में बोलूंगा मैं, ठीक है। और PB जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये AU और AG और ये PB CU ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, ठीक है। सोना चांदी ये भी अभिक्रिया नहीं करते, हिंट दे दिया मैंने अब आपको। अभी कॉपर है, कॉपर तांबा है, वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबे को कितना ही जल में डालकर रखो वो किसी प्रकार का कलर नहीं हो करेगा। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो कॉपर है वो जल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जल के साथ नहीं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और काले रंग का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ब्लैक रंग का हो जाता है, वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। मैंने बताया था अभी पिछली थोड़ी देर पहले इसमें, ठीक है। साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, हमने अलग अलग धातुओं की अवस्थाएं पढ़ ली जिसके लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, उत्पाद में क्या बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा तो देखते हैं। जब धातु की तनु अम्ल, अम्ल कौन सा ले रहे हैं हम, तनु, तनु का मतलब होता है पतला बिल्कुल, जिसमें जल की मात्रा अत्यधिक हो। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। आप जाकर देख सकते हैं अगर नए हो तो, और पुराने स्टूडेंट हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप भी जुड़ जाइए, इससे पूरा कोर्स करवाएंगे, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने आपको, सब सरल भाषा में और सही मिलेगा आपको, ठीक है। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। जब धातु की हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो। जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनेंगे धातु की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे Na सोडियम है, उसकी HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। HCl अम्ल तो है लेकिन ये कैसा है, डाइल्यूट, तनु है, बिल्कुल तनु अम्ल है, ठीक है। पहले इसलिए लिख भी रखा है तनु, वरना अम्ल भी लिख सकते थे, लेकिन तनु लिखा है क्योंकि अम्ल के साथ ही कराएंगे और तनु अम्ल होना चाहिए। कंडीशन क्या है, तनु अम्ल होना चाहिए। जब धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखते हैं करवा कर कि बनती है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। सोडियम है, सोडियम की अभिक्रिया, सोडियम क्या है, धातु है, Na का मतलब सोडियम होता है, इसकी अभिक्रिया तनु अम्ल है, ठीक है। HCl अम्ल है, वो कैसा है, तनु, पतला बिल्कुल, इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक, अत्यधिक पानी की मात्रा है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, NaCl, लवण, NaCl, ठीक है, नमक, NaCl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। गैस रिलीज होगी, यहाँ पर लवण बनेगा और लवण के साथ गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। और ये एल्यूमिनियम Al प्लस HCl, यहाँ पर भी तनु ही अम्ल है तो यहाँ पर बना AlCl3, लवण बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित करता है और कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित कर सकता है और कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित नहीं कर सकता, इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे चैनल पर और वीडियो को देखना पूरा, लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, धातु एवं अधातु। उसमें एक आया था शब्द सक्रियता श्रेणी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी आया था, तो सक्रियता श्रेणी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सक्रियता श्रेणी बनाएंगे, उस श्रेणी को बनाने के बाद उनमें कौन कौन सी धातुएं हैं उनके बारे में बताएंगे और उन धातुओं में कौन सी धातु को अपचयित कर सकती है और कौन सी धातु को अपचयित नहीं कर सकती, इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सारणी जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम या आरोही क्रम में लिखा जाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, वह सारणी जिसमें धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। और इसका मतलब है आरोही क्रम में, आरोही और अवरोही दो क्रम होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। आरोही संख्या में और अवरोही संख्याएं लिखिए, ठीक है। आरोही क्रम, इन निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो जैसे कि पूरी श्रेणी में हमारे जो धातु ऊपर ऊपर आएगी वो उसका जो सक्रियता होगी वो ज़्यादा होगी और धीरे धीरे घटता घटता धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। सक्रियता मतलब वायु के संपर्क में आने से ज़्यादा सक्रिय हो, या फिर किसी धातु या अधातु के संपर्क में आने से, या फिर किसी क्रियाकारक के संपर्क में आने से जो जल्दी रिएक्शन कर जाएगी वो होगी ज़्यादा क्रियाशील, और कम रिएक्शन करेगी या धीरे धीरे करेगी वो होगी मध्यम क्रियाशील, और जो रिएक्शन नहीं करेगी वो होगी
अक्रियाशील। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारी सक्रियता श्रेणी। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम तो क्रियाशीलता घटती चली जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर आ रहा है और मैंने बताया था आपको कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता कम होती जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है पोटेशियम का। तो पहला है पोटेशियम, इसका प्रतीक चिन्ह आप जानते हो क्या होता है, और दूसरा है सोडियम Na। इसके बाद में ये अगर किसी भी रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम है तो ठीक है, सोडियम को पोटेशियम अपचयित कर सकता है क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं में कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु उसके स्थान से अपचयित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये है पोटेशियम, पोटेशियम से कम क्रियाशील है सोडियम जिसका प्रतीक चिन्ह है Na, और फिर उससे कम क्रियाशील है कैल्शियम जिसका प्रतीक चिन्ह है Ca, फिर उससे कम क्रियाशील है मैग्नीशियम। ठीक है, आपने इन सब धातुओं को जानते हैं और इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक जिसे जस्ता भी कहते हैं, जिंक Zn की छड़ वो क्रिया में आपने पढ़ा है। ठीक है, और Fe मतलब होता है आयरन, आयरन होता है लोहा, जो लोहा हम देखते हैं वो भी कम क्रियाशील होता है। ठीक है, अब करेंगे क्रियाशील कहाँ होता है लोहा, तो देखते हैं हम, उसमें तो आगे नहीं लगती। क्रियाशील होता है कम क्रियाशील धातु होता है, जर लगने की अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, वो ज़्यादा, जैसे कि लोहा है, फ्रेश लोहा है, उसमें जर नहीं लगी हुई है, ऐसे लोहे को हम अगर कुछ दिनों तक जो नमी के संपर्क में रखेंगे तो उसमें जर लगने लग जाती है। ठीक है, तो ये कम क्रियाशील धातु है, धीरे धीरे क्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद में है लेड, लेड का मतलब है शीशा, शीशा भी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे पिघल जाता है। ठीक है, ताजमहल और हवा महल ऐसे जो भी खिड़कियां हैं उनमें देखेंगे उनके शीशे ऊपर से मोटे और नीचे से नहीं, ऊपर से तो पतले और नीचे से मोटे हैं। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही हजारों साल पुराने हो चुके हैं। ठीक है, और जो धातु है वो उन पे प्रकाश आता है तो प्रकाश के प्रभाव से वो गर्म होकर धीरे 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 बहकर नीचे की तरफ इकट्ठा हो गई है। ठीक है, जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसा ही होता है, इसलिए वो नीचे से तो मोटा है कांच उसका और ऊपर से पतला है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपके। और ठीक है, कोरोना आ गया है, शीतकालीन छुट्टी चल रही है सभी की, और इन छुट्टियों में भी आप पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स होंगे। ठीक है, लेड के बाद में हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप जानते हो, और कॉपर, कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक है, तांबा, और तांबे के बाद में है Hg, मरकरी, पारा, जो कमरे के ताप पर भी द्रव के रूप में होता है। ठीक है, मरकरी के बाद में है सिल्वर, सिल्वर, चांदी, सोना चांदी जानते हो आप, सोना चांदी बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अगर बहुत कुछ भी रिएक्शन नहीं करते, बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं। इन्हें ये ज्यादातर तो शुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं, सोना चांदी आपने आभूषण पढ़े होगी। उसके बाद में Au, गोल्ड, इसका मतलब है सोना। ठीक है, सोना और चांदी, मरकरी, ये है कम क्रियाशील धातु, और जो है जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, ये है कम क्रियाशील मध्यम क्रियाशील धातु। ठीक है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, ये वायु के संपर्क में या किसी भी ऑक्सीजन के संपर्क में या कोई भी किसी भी संपर्क में आने पर ये अधिक तेजी से क्रिया करती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, और ये सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी से पता चलेगा कि जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है कि अभिक्रिया दे देते हैं और बूझ लेते हैं कि कौन सा धातु बनेगा या कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित कर देगा विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व करने के लिए आपको ये जरूरी है। ठीक है, ये देख लेना, पूरे याद कर लेना। फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, पीवी, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, और फिर है Ag, सिल्वर और गोल्ड भी है। ठीक है, ये है जो बिल्कुल कम क्रियाशील धातु है, ये मध्यम क्रियाशील धातु है, ये अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, हमने जो सक्रियता सारणी है उसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम जान सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सा धातु कौन सी धातु को अपचयित कर सकता है और कौन सा धातु को अपचयित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी को याद कर लेना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आगे है टॉपिक हमारा धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया। जब धातु है उसकी अधातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभिक्रिया करवाने पर क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें, और जो उनकी रिएक्शन क्या होगी। जैसे धातु की किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कंपाउंड जो बनाएंगे, जो मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे, उस कंपाउंड को तो हम क्या कहेंगे, और कंपाउंड बनाने के लिए कौन कौन से नियम है उसके, और कैसे कैसे बनेंगे उसके नियम समझ लेते हैं। ठीक है,
तत्व अपने संयोजन कोष को पूर्ण करना चाहते हैं। जो तत्व होते हैं जैसे कि सोडियम है, ठीक है, और सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सारे तत्व है, ठीक है, ये तत्व भी है और धातु भी है, ठीक है। तो ये तत्व हैं वो अपने संयोजकता कोष में, तो इनका जो आखिरी कक्षक होता है, ठीक है, वो पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक है, अपने संयोजकता कोष है उसको पूरा रखना चाहते हैं, ठीक है। कैसे आगे धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, ठीक है। आप तो देखते जाइए, यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वापस बता देंगे, ठीक है, एक बार दो बार नहीं, पूरे 10 बार बताएंगे आपको अगर समझ नहीं आएगा तो, लेकिन समझोगे तो समझ आएगा, नहीं समझोगे तो चाहे इतना भी इजी हो, आपका नाम बताएंगे आपको तो भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, तत्व अपने संयोजन कोष को पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक है, ये लाइन बता दी मैंने और आपको समझ नहीं आई है तो अगली लाइन पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। धातु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन आयन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई धातु है, उसके हैं 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने अपने जो संयोजकता कोष है उससे 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो जाहिर सी बात है जिसके पास धन ज़्यादा होगा वो ही धन देगा, ठीक है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को एक त्याग दिया, तो इस पर कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास धन था, धन आयन था, इसलिए इसने दे दिया। अगर नहीं होता तो ये कहाँ से देता, ठीक है, इसके पास एक अनेक धन आयन तो मुक्त होगा ही, ठीक है, जब ही देगा। जैसे कि उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर पैसा होगा तो ही हम किसी को उधार दे सकते हैं, और नहीं होगा तो हम पैसा कहाँ से उधार देंगे, ठीक है। इसके पास जो धातु है वो अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर धन आयन देती है। कोई भी धातु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी या किसी को देगी तो उस पर धन आयन आएगा, ठीक है। और अधातु संयोजकता कोष से में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है। तो जो धन देगा उससे धन कोई लेगा भी, ऐसा थोड़ी वो धन बस दे दिया, लेने वाला कोई है ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस धातु ने जो अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को दिया है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर होगा धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर होगा ऋण आयन, ठीक है। आपने सुना होगा कि ऋण है, मेरे पर तो बहुत सारा ऋण या कर्ज है, ठीक है, जिसके पास ऋण होगा उसने लिया ही होगा किसी से, ठीक है, तो ये भी ले रहा है, ठीक है। अधातु है वो संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ऋण आयन आएगा, ठीक है, यही बात है, समझो। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। धातु और अधातु की रिएक्शन जब होगी तो उससे जो साझा करके जो बनेगा मेटल, ठीक है, जो भी बनेगा तत्व कुछ भी, तो वो कैसा कहलाएगा? आयनिक यौगिक। जो तत्वों के मिलकर तत्व से मिलकर यौगिक बनते हैं, ठीक है, तो यौगिक बनेगा उसे आयनिक यौगिक कहेंगे। क्योंकि आयनिक यौगिक कैसे कहेंगे? ये आयनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए। अब आयनों से, एक तो धनायन वाले से और एक ऋण आयन वालों से, ठीक है, आयन है, दोनों में ही आयन है, तो आयनों से मिलकर जो यौगिक बनेगा उसे आयनिक यौगिक कहेंगे, ठीक है। और आयनिक यौगिक कैसे कहेंगे इसको हम अभी समझते हैं डिटेल से, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। एक उदाहरण लेके समझाऊंगा मैं, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो धातु है या धातु और अधातु है, कोई भी है, जो अपने जो अंतिम कक्षा है उसमें कुछ भी हो, उसमें वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहती है, अपना अष्टक पूरा करना चाहती है, ठीक है। वो ये चाहती है कि मेरे जो अंतिम कक्षक होंगे, ठीक है, उस अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन 8 ही होने चाहिए। अगर उसके पास कम है तो किसी से ले लेगा, और अगर उसके पास ज़्यादा है तो किसी को दे देगा, ठीक है। दोस्तों, हमें आयनिक यौगिक का एक उदाहरण लेना था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको समझ जाए कि 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, ठीक है, और पूरी तरह समझा जाए। ऐसा एक उदाहरण है मेरे पास, और उस उदाहरण को लेते हैं। क्या उदाहरण है? देखिए, उदाहरण है हमारा NaCl का निर्माण। NaCl बनाएंगे हम, ठीक है। आप ये मत समझना NaCl नमक होता है, ठीक है, तो हम नमक बनाएंगे, नहीं, हम केवल रासायनिक सूत्र से ही बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे? अब देखिए, Na का अर्थ होता है सोडियम, और Cl का मतलब होता है कैल्शियम, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम की रिएक्शन करवाएंगे हम, और रिएक्शन करवाने के बाद कैसे रिएक्शन होगी, क्या होगा और कैसे बनेगा, किसमें कितने धातु होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और किसमें किसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है।
तो मैंने अभी बताया था कि जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इससे आपको पता तो लग गया होगा कि सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन देगा और जो कैल्शियम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, Na+ और Cl-। ठीक है, इससे आपको पता लग गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम सब कि परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक भी लिख लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी धातु हो या कोई भी अधातु हो वो यह चाहती है कि उसके आखिरी कक्षक में अष्टक पूर्ण होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन या तो देगी या फिर लेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम जो सोडियम है, ठीक है, Na। तो Na के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। तो ठीक है, कक्षाएं होती है KLMNO, ये कक्षाएं होती है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को विभाजन करना है, देखना है कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। ठीक है, तो देखते हैं हम पहली कक्षा में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 8 ऐसे करके भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में भरेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं? 11। तो 11 में कितने बचे? 9 और बचे। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो दूसरी पहली कक्षा में 2 ही भरते हैं, आपको पता है, दूसरी कक्षा में भरते हैं 8। तो 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी कक्षा में कितना आया? 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कि देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा का ही देखते हैं और आखिरी कक्षक को ये अष्टक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इस अष्टक बनाने के लिए इसको 7 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बड़ी, तो एक किसी को दे ही देगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैल्शियम का क्या होता है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, पहले कक्षक में 2 भर दिए। ठीक है, कितने बचे? 15। दूसरे कक्षक में 8 भर दिए, कितने बचे? 8 और 2 10, कितने बचे? 7 बचे। अब तो तीसरे कक्षक में कितने? 7। तो इसको भी यहाँ पर अपना अष्टक पूर्ण करना है। ठीक है, इसको भी अष्टक पूर्ण करना है, इसको भी अष्टक पूर्ण करना है। तो क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे तो नहीं सकते क्योंकि इसके पास 7 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वाले को देगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कैल्शियम को। तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 8। ठीक है, ये आखिरी कक्षक में हो गए 8 और इसके यहाँ पर ये हटते ही आखिरी कक्षक ये बन जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन भी 8, आखिरी कक्षक में दोनों के 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो दोनों ने अपना अष्टक बना लिया। ठीक है, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, तो इसके पास इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर 1 धन आयन लग जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर धन आयन, जितने देगा उतने ही धन आयन लगेंगे। 2 देता तो 2+ होता और 1 दिया है तो 1+ होगा। ठीक है, और इसने कितने लिए हैं? इसने 1 लिया है तो इस पर 1 माइनस होगा। ठीक है, यहां पर लगा देता हूं, कहीं आप बराबर का चिन्ह समझ लीजिए। 1 माइनस लग गया, ऋण आयन लग गया इस पर। ठीक है, तो अब इसे हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझाते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको थोड़ा साइड में रहने देते हैं। ठीक है, इधर बनाते हैं हम Na और इधर बनाते हैं Cl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो अष्टक बनाना है हमको, दोनों के अष्टक बन गए लेकिन स्ट्रक्चर से बनाना है। ठीक है, इसके Na के जो बाहरी कक्षक है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन को हम इसके माध्यम से समझते हैं। ठीक है, और इसके आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 और 2 5 6 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से। ठीक है, तो दिखा देते हैं हम लेता हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो NaCl बन गया एक आयनिक यौगिक। दोनों ने अपने आयन को साझा कर लिया। ठीक है, साझा करने के बाद दोनों ही आयनों को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और एक लवण का निर्माण करते हैं, इसे NaCl कहते हैं। ठीक है, तो किसका निर्माण हो गया है? NaCl का। ऐसे तो NaCl में जल डालते हैं तो ये आयनों के रूप में आता है। तो आयनों के रूप में कैसे आता है? Na+ और Cl- के रूप में आता है। ठीक है, आप जानते हो। ठीक है, तो NaCl का निर्माण देख लिया कैसे होता है, ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, और अष्टक के बारे में पता चल गया आपको। धातु के या धातु के साथ अभिक्रिया करवाई तो कैसे अष्टक पूर्ण करते हैं, क्या सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, वापस आपको बता देंगे
आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। ठीक है, कठोर होते हैं और ठोस भी होते हैं और भंगुर प्रवृत्ति के भी होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उनका अधिक होता है, अधिक ताप पर वो गलते हैं और क्वथनांक होते हैं घुलनशील, जल में घुलते हैं परंतु पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते हैं। ठीक है, जो आयनिक यौगिक है वो जल में घुल जाते हैं, लेकिन जल में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में नहीं घुलते। विद्युत की चालकता, आयनिक यौगिक है वो जलीय अवस्था में तो विद्युत का चालन करते हैं, गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। भाई साहब, आज की वीडियो भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। आज आपको आने वाला है वो सब कुछ समझ। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जिसे कहते हैं धात्विकी। लेसन नंबर 3 है धातु एवं अधातु, लेसन का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं धात्विकी। ठीक है, क्या कहते हैं? धात्विकी। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है खनिज। खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और सबको देखने में कठिन लगता है। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा खनिज कैसे निकाले जाते हैं, खनिजों को निकालने के कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है, सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। 10th क्लास की साइंस है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछली वीडियो भी हमने अपलोड की है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, क्रम वाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा? खनिज। खनिज अर्थात खनिज किसे कहते हैं, खनिज की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, क्या परिभाषा है? देखिए, धरती में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो धरती है, धरती में अंदर जो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है, प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित तत्व व यौगिक होते हैं उनको ही खनिज कहते हैं। अर्थात जैसे कि धरती है, धरती के अंदर जो भी प्राकृतिक तरीके से जो भी तत्व या यौगिक बन चुके हैं उन्हें हम खनिज ही कहते हैं। ठीक है, जो भी खुदाई करने पर कोई भी निकलेंगे पदार्थ जिनसे लोहा बनता हो या उनको ही खनिज कहेंगे। खनिज अशुद्ध रूप में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो निकलेगा उसे ही खनिज कहेंगे, उससे बनाएंगे फिर शुद्ध करेंगे उसको, आगे की प्रोसेस है वो। लेकिन खनिज किसे कहते हैं? जो प्रकृति में अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं उन्हें ही खनिज कहते हैं। प्रकृति की खुदाई करने पर जो अशुद्ध रूप से पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें ही खनिज कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज के बाद में अगली परिभाषा आती है हमारी अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा खनिज अयस्क। अयस्क भी अलग होता है, खनिज भी अलग होता है, दोनों से मिलकर भी खनिज अयस्क बनता है। पहले पढ़ते हैं अयस्क। अयस्क देखते हैं क्या होते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो तथा निकालने में कम लागत लगे अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और निकालने में भी लागत कम हो। ठीक है, जो अशुद्ध रूप है, खनिज है वो धातु का अशुद्ध रूप है। ठीक है, खनिज है वो तत्व यौगिक का अशुद्ध रूप है। उसमें खनिज में जो अशुद्धियाँ भी होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो अशुद्ध रूप में ही होते हैं। ठीक है, उन्हें तो कहते हैं खनिज। और ऐसे पदार्थ जो खनिज उनमें धातु की मात्रा तो अधिक हो और अशुद्धियों की मात्रा कम हो। ठीक है, और उन्हें आसानी से निकाला भी जा सकता है, जैसे कि ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती वो, ऐसे ही मतलब 500-600 फीट पे ही मिल जाती है या फिर उससे भी ऊपर ही मिल जाए, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, जो जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, ठीक है, और निकालने में भी कम लागत लगे, उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क कहलाते हैं जिन्हें खनिज में, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो, ठीक है, जिनमें धातु तो अधिक मात्रा में पाया जाए और उनको निकालने में, धरती से खोदकर निकालने में उनको लागत भी कम लगे, उनको निकालने में लागत भी कम लगे, उसे अयस्क कहते हैं। अगला है हमारा गैंग। गैंग क्या होता है? ठीक है, देखिए आप सोचेंगे गैंग जो गुंडों की गैंग होती है वो वाला गैंग नहीं है, यहाँ पर उनसे कुछ भिन्न है। ठीक है, तो क्या होती है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्क के साथ निकलने वाली रेत, मिट्टी, कंकड़ जैसे अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी से कोई खनिज निकाला तो खनिज निकालने के बाद उसमें धातुओं को अलग किया, फिर धातुओं के साथ ही जो अशुद्धियाँ भी निकलती है उनको अलग किया। जो धातु है उसको तो अलग कर लेंगे, जो अशुद्धियाँ निकलती हैं उन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं, जो कि धातु के साथ आती है। ठीक है, बाद में साफ करके उन अशुद्धियों को, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, ऐसी जो अशुद्धियाँ आ जाती है उनको गैंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और नहीं आया हो तो एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति, धातुओं को जिस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसको धात्विकी कहते हैं। ठीक है,
खनिज, खनिज किसे कहते हैं? धरती में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व व यौगिकों को खनिज कहते हैं। धरती के अंदर जो प्रकृति के द्वारा ही बने हैं, प्रकृति में ही उपस्थित हैं, ऐसे तत्व व यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और निकालने में लागत कम लगे। धातु तो अधिक मात्रा में उसमें और गैंग कम मात्रा में हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें निकालने में भी लागत कम लगे, बिल्कुल कम लागत में ही निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे होता है जैसे कि धातु तो होती है उसमें, लेकिन धातु कम होती है और निकालने में भी लागत अधिक होती है, तो ऐसे कुछ फायदा ही नहीं है। ऐसा हो धातु जैसे गहराई में भी कम हो, निकालने में उसको लागत भी कम लगे और उसे आसानी से निकाला जा सकता हो, और उसमें धातु की मात्रा भी अधिक हो, अर्थात अधिक कम लागत में अधिक मुनाफा हो, उसे ही अयस्क कहते हैं। ठीक है, अगला है गैंग। पृथ्वी से निकाले गए जो धातु है या खनिज लवण है, उनके साथ साथ जो अशुद्धियां आ जाती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अशुद्धियां आ जाती है, उन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। ठीक है, धातुओं को गैंग से अलग करने के बाद, धातुओं को गैंग से अलग करने के लिए जो 4 विधियां हैं हमारी, ठीक है, 4 चरण से अलग किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से चरण से अलग किया जाता है आगे पढ़ेंगे हम।